नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन के बच्चों जो है वन शॉट की आज हम क्लास करा रहे हैं आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम से। यह बच्चों हमारी लिखित पेपर के लिए क्लास है। जिन भी विद्यार्थी या फिर जिन भी विश्वविद्यालय में लिखित का पेपर होगा तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। ये वन शॉट की बच्चों क्लास है संपूर्ण पाठ्यक्रम से। यदि अभी तक आपने कुछ भी नहीं तैयार किया है तो यही आप मेरी ये कंप्लीट क्लास आप देख लोगे तो आपका जो है 90 से 95% पेपर आपका इसी से आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा अन्य कोई भी आपको क्लास देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बच्चों मैंने पिछले 3 वर्षों के यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय थे जो भी अपना लिखित का पेपर कराती हैं सभी पेपरों को एनालाइज किया, और साथ में मैंने इसका जो सिलेबस है उससे भी कुछ मैंने क्वेश्चनों को ऐड किया है। इससे बाहर आपको प्री एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये तो जो आप जो है मान के रख लीजिए कि यही से आपका पूरा का पूरा पेपर आपका कवर हो जाएगा। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से बीए फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन की वन शॉट क्लास में हम चर्चा कर रहे हैं। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं इस पे बीए की समस्त क्लासें कराता हूँ ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ये पेपर बच्चों एजुकेशन का है। इसमें आपको पढ़ना है साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। मतलब जो है पेपर तो एजुकेशन का है, लेकिन इसमें आपको साइकोलॉजी से संबंधित आपको क्वेश्चन इसमें आपको पढ़ना है। ठीक है, यूपी के सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम है और यही आपको पढ़ना है। यदि हम कुछ यूनिवर्सिटी की बात करें, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर का बच्चों जो एग्जाम होगा अवध विश्वविद्यालय का लिखित का ही होगा, और सेकेंड सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम जो है जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि एमसीक्यू पैटर्न पर होगा। ठीक है, और जेएनयू बलिया विश्वविद्यालय का भी लिखित का पेपर होगा, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का भी लिखित का पेपर होगा, रज्जू भैया, और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, महाराजा सहेलदेव विश्वविद्यालय वगैरह। तो इन सभी का बच्चों जो है लिखित का ही पेपर होगा। तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास हमारी रहेगी। पेपर इसी प्रकार का आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। 2 घंटा इसका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों को सोल्व करूंगा इसमें बच्चों। इसमें टोटल मैंने 10 क्वेश्चनों को रखा है, जो कि संभावित ही है कि सारे क्वेश्चन आपके अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। यह क्वेश्चन की आप 100% की गारंटी ले लो कि ये क्वेश्चन तो आना ही तय है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभिवृद्धि एवं जो है विकास में क्या अंतर है। ठीक है, अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, मतलब ग्रोथ और जो है डेवलपमेंट में क्या अंतर है और इसका अर्थ क्या है। तो दोनों को यहाँ से कराएंगे। इसके बीच में बच्चों अंतर भी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसके बीच में हम अंतर भी कराएंगे। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है कि सीखने का अर्थ क्या है, जिसको हम लर्निंग कहते हैं। ठीक है, लर्निंग जिसको हम अधिगम भी कहते हैं, इसको बच्चों अधिगम भी कहा जाता है। ठीक है, तो अधिगम क्या है, इसका इसका जो है अर्थ क्या है, ये अधिगम है। ठीक है बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है तो यहाँ से हम समझेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान क्या है इसको समझ लीजिए। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान, जो कि इसमें 2 बच्चों आपके शब्द हैं, शिक्षा प्लस जो है मनोविज्ञान। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा का बच्चों अर्थ होता है कि इसका उद्देश्य रहता है कि व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को विकसित करना, ये शिक्षा का उद्देश्य रहता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि शिक्षा वह जो है सो उद्देश्य प्रक्रिया है जो ज्ञान, कौशल, मूल्य और अनुभव के माध्यम से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करता है। इसको हम शिक्षा कहते हैं। वही तो हम मनोविज्ञान की जब बात करते हैं बच्चों, तो ये जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, मनो प्लस विज्ञान। मनो का मतलब होता है बच्चों मन, विज्ञान का मतलब होता है अध्ययन। मतलब जो है मनोविज्ञान क्या है, यह बच्चों मन का अध्ययन है। मन का वैज्ञानिक जो अध्ययन है इसी को मनोविज्ञान कहते हैं। अब दोनों के हम एक साथ यदि हम देखें कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है, और यह जो है 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शिक्षा प्लस जो है मनोविज्ञान, जिसका अर्थ होता है कि शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित है। मतलब जो शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित है व्यवहारों का इसमें अध्ययन किया जाता है, इसी को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर से परिभाषा है। यहाँ से हम दूसरे शब्दों में हम कहें तो शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों एक ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, इसी को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। ठीक है, दोनों की परिभाषा बच्चों सेम है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, एक ऐसा विज्ञान है या फिर जो कि मनोविज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है इसमें मनुष्य का व्यवहार कैसा है, इसी व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसी को हम
शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इतनी सी परिभाषा आपको याद रखना है। और भी यहाँ से कुछ परिभाषा आप लोगों के समक्ष हम लाए हुए हैं, इसको समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बच्चों हम लॉग में करा रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, दो इसकी जो विशेषता क्या है, ये सब क्वेश्चन हम कराएंगे। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षा के क्षेत्र में मनुष्य के व्यवहार, मनुष्य सीखता है, शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। और साथ ही मानसिक विकास और जो है शिक्षण और शिक्षण की जो विधियां है इसका भी बच्चों इसमें अध्ययन किया जाता है। इसी को हम शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। या बच्चों यह समझने का प्रयास करता है कि विद्यार्थी जो है कैसे जो है सीखता है, किताबों के माध्यम से, टीचरों के माध्यम से, और उनकी जो है मानसिक प्रक्रियाएं क्या हैं विद्यार्थी की, और शिक्षक किस प्रकार से उनकी सीखने में या फिर उनकी सीखने में मदद करता है, फिर उनकी सीखने की क्षमता को बढ़ा सकता है। इन सब चीज़ों का इसमें बच्चों हम अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब यहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान की प्राकृत क्या है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसकी प्राकृत जैसे कि विज्ञानात्मक, तो यह बच्चों जो शिक्षा मनोविज्ञान है यह अनुभव और प्रयोगों पर जो है आधारित है, जिससे निष्कर्ष जो है निकाले जा सकते हैं। उसके बाद है व्यवहारिक, तो शिक्षा के क्षेत्र में सीधे लागू किया जा सकता है इसको। उसके बाद है बहुविषयक, तो यह बच्चों मनोविज्ञान, शिक्षा, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान जैसे विषयों से भी जो है जुड़ा हुआ है। उसके बाद है विकासात्मक, तो यह जो है बच्चों व्यक्ति के मानसिक शारीरिक विकास के विभिन्न चरणों का अध्ययन जो है ये करता है। अब यहाँ से इसके एकदम क्षेत्र की बात करें बच्चों, तो जो है शिक्षण प्रक्रिया का अध्ययन, तो यह जो है सीखने और सिखाने के तरीके का विश्लेषण जो है इसमें किया जाता है। ठीक है, मतलब जो है कैसे जो है जो टीचर होता है विद्यार्थी को सिखाता है, ठीक है, और विद्यार्थी कैसे सीखता है, इन सभी तरीकों का भी इसमें हम जो कि विश्लेषण करते हैं, भी अध्ययन करते हैं। उसके बाद है मानसिक विकास, तो शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों हम बाल्यावस्था से लेकर के वयस्कता तक के, मतलब जो है युवा अवस्था तक की जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, इस विकास की जो प्रक्रियाएं हैं मानसिक की, ये भी इसमें हम पढ़ते हैं। उसके बाद है व्यक्तित्व विकास, तो विद्यार्थी के व्यक्तित्व और व्यवहार का अध्ययन इसमें जो है किया जाता है। उसके बाद है प्रेरणा और मोटिव, जो कि प्रेरणा, ठीक है, तो सीखने के लिए जो कि प्रेरणा के जो स्रोत और उनका प्रभाव, मतलब जो है बच्चा जो है कैसे सीखे उसके लिए जो उसको मोटिवेट किया जाता है। तो मोटिवेशन भी बच्चों इसमें हम, इसका क्षेत्र है, इसमें हम मोटिवेशन के बारे में भी जो है पढ़ते हैं। उसके बाद है मूल्यांकन और जो है परीक्षण, मतलब जो विद्यार्थी की जो योग्यता है और उसकी प्रगति का मूल्यांकन भी जो है इसमें किया जाता है। उसके बाद है विशेष शिक्षा, मतलब जो है विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षण विधियाँ, जैसे कि विशेष आवश्यकता वाले, जैसे कि कुछ लोग विकलांग होते हैं, मंद बुद्धि के बालक, कुछ लोग जो कि काफ़ी जो कि होते हैं प्रतिभाशाली बालक, तो ऐसे बालकों की भी हम शिक्षण विधियाँ इसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों इसका क्षेत्र, जो कि इसमें हम इतना चीज़ जो है अध्ययन करते हैं। अब यहाँ से बच्चों शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो है व्यवहार केंद्रित, इसकी पहली विशेषता है, या जो है विद्यार्थी के व्यवहार सीखने की प्रक्रिया पर यह केंद्रित है, मतलब जो है विद्यार्थी कैसा व्यवहार करता है, ठीक है, सीखने के लिए या फिर सीखने जो की प्रक्रिया पर जो है केंद्रित है। उसके बाद है दूसरी इसकी विशेषता है अनुभव आधारित, मतलब जो है यह बच्चों जो है अनुभव और प्रयोगों पर आधारित निष्कर्ष प्रदान करता है शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद है समस्या समाधान, तो शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोजने में जो है सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान। उसके बाद है व्यक्तिगत और जो सामाजिक, मतलब जो है यह व्यक्तिगत मानसिक विकास के साथ साथ सामाजिक व्यवहार को भी जो है समझता है। लास्ट में भी इसकी विशेषता है निरंतर जो है विकासशील, मतलब जो है इसमें बच्चों नए शोध तकनीकों के साथ यह क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। तो ये थी इनकी बच्चों विशेषताएं। अब यहाँ से जो अगला क्वेश्चन इसमें था कि अभिवृद्धि और विकास की परिभाषा समझाइए और इनके बीच में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से समझ लीजिए। तो सबसे पहले जिसको हम ग्रोथ कहते हैं इंग्लिश में, अभिवृद्धि क्या है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। अभिवृद्धि और विकास क्या है, इसकी परिभाषा, इसके बीच में अंतर। तो अभिवृद्धि का बच्चों अर्थ होता है कि किसी जीव के आकार, वजन, जटिलता में वृद्धि या एक मात्रात्मक परिवर्तन है जो मापा जा सकता है। मतलब बच्चों ग्रोथ क्या है,
ग्रोथ जैसे कि कोई व्यक्ति है, धीरे धीरे जो उसका शरीर बढ़ने लगता है, उसका आकार बढ़ता है, वजन बढ़ता है, ठीक है, जो मात्रात्मक जो परिवर्तन आता है शरीर में, इसी को बच्चों हम ग्रोथ कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के, जैसे कि बच्चे का वजन बढ़ना, उसकी लंबाई बढ़ना, ठीक है, या फिर जो है पौधे पौधे का ऊंचा होना, फल का जो है बड़ा होना, ये सब क्या है, अभिवृद्धि है। अब बच्चों यहाँ से हम विकास की बात करें, जिसको हम डेवलपमेंट कहते हैं इंग्लिश में। तो विकास का अर्थ होता है कि किसी जीव के गुणों, क्षमताओं, व्यवहार में परिवर्तन, या बच्चों गुणात्मक परिवर्तन है जो मापा नहीं जा सकता है। मतलब जो है विकास क्या है बच्चों, विकास का अर्थ होता है कि किसी जीव की जो गुण है, जो एबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति के अंदर नकारात्मक और जो है सकारात्मक गुण होते हैं, तो इसमें जो है जो विकास होता है, व्यक्ति के अंदर जो गुण आए हैं, विकास जो हुआ है उसके अंदर, क्षमता का विकास जो हुआ है, व्यवहार में उसके जो परिवर्तन आया है, व्यवहार में जो विकास हुआ है, तो यह एक गुणात्मक परिवर्तन है। लेकिन बच्चों इसको मापा नहीं जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चे का जो है बोलना, जैसे कि बच्चा जब छोटा था तो बोल नहीं पाता था, तो बच्चा बोलने लगा, तो इसको हम माप नहीं सकते हैं। लेकिन ये क्या है, ये विकास है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पौधे का जो है फूलना या जो है फल देना, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब विकास बच्चों है। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है, इसको भी समझ लीजिए थोड़ा सा। तो अभिवृद्धि बच्चों जो है या विशेष आयु तक जो है चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब जो ग्रोथ होता है, जैसे कि कोई बालक जो पैदा होता है तो उसका शरीर जो है कब तक विकसित होता है, मान लो 25 साल 30 साल तक उसका शरीर ग्रोथ करता है। ये तो अधिकतर भैया 20 से 24 साल तक ही उसका शरीर जो है ग्रोथ करता है, लंबाई बढ़ता है। वजन हो सकता है कि जो कि 30 साल के बाद भी ओवर उसका वेट बढ़ सकता है, लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी उसके बाद। तो ये जो है हमेशा बच्चों चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, कुछ विशेष आयु तक ही अभिवृद्धि जो है चलती है, शरीर का ग्रोथ होता है। विकास के हम बच्चों बात करें तो ये बच्चों विकास जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली जो प्रक्रिया है, ठीक है। क्योंकि विकास बच्चों इसमें व्यक्ति जो है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे हम इसके बीच में अंतर की बात करें तो जो अभिवृद्धि होता है ये परमात्मक परिवर्तन की जो अभिव्यक्ति होती है, ठीक, इसमें जो है परिमाण होता है। जबकि विकास क्या है बच्चों, इसमें गुणात्मक और जो है ऋणात्मक पक्षों की अभिवृद्धि जो होती है। उसके बाद है वृद्धि बच्चों जो है विकास का एक चरण है अभिवृद्धि, जबकि विकास में जो है वृद्धि भी जो है सम्मिलित है। उसके बाद है कि परिवर्तनों को जो है देखा या जो है नापा जा सकता है। तो जो अभिवृद्धि है, ठीक है, जैसे कि वेट का बढ़ना, लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, तो इसको हम नाप सकते हैं। लेकिन जो विकास है बच्चों, इसको जो है अनुभव किया जा सकता है लेकिन नापा नहीं जा सकता है। फिर लास्ट में बच्चों इसका अंतर है कि जो अभिवृद्धि है या केवल जो शारीरिक परिवर्तन को जो प्रकट करती है, जो शरीर में परिवर्तन हुए हैं। लेकिन जो बच्चों विकास है या जो संपूर्ण पक्षों के परिवर्तनों को संयुक्त रूप से ये परिवर्तित जो है करता है। तो ये थे इनके बीच में बच्चों 5 अंतर जो कि मैंने आपको कराए हैं। अब यहाँ से शिक्षा और जो है मनोविज्ञान में मतलब जो अधिगम है, इसका अर्थ क्या है आपको बताना है। मतलब जो है अधिगम का क्या बच्चों अर्थ है शिक्षा मनोविज्ञान में आपको ये बताना, जिसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका बच्चों अर्थ है कि जो है केवल कुछ सीखना नहीं है, बल्कि अनुभव के माध्यम से व्यवहार में आने वाला जो स्थायी परिवर्तन है, इसी को हम अधिगम कहते हैं, सीखना कहते हैं। यह बच्चों एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है जारी रहती है। जाहिर सी बात बच्चों, जन्म से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो यह क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है अधिगम, ठीक है, इसको लर्निंग हम कहते हैं। और यहाँ से थोड़ा सा विस्तार में इसके बारे में बच्चों समझेंगे। तो अधिगम का बच्चों अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक बच्चों अर्थ है कि अधिगम का सामान्य हम अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कि सीखना या जो है अर्जन। मतलब जो है कोई चीज का जो है सीखना, इसी को हम लर्निंग कहते हैं। जैसे कि आप पढ़ने जाते हैं तो ज्ञान आप सीखते हैं, अर्जित करते हैं, तो ये क्या है, अधिगम है, ठीक है। इसकी यदि हम परिभाषा को कहें तो यह बच्चों एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति नए अनुभव, प्रशिक्षण, अभ्यास के माध्यम से अपने ज्ञान, कौशल, व्यवहार में सुधार करता है।
इसी को हम जो है सीखना कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है। अब व्यवहार में जो है परिवर्तन, तो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि किसी सीखने के बाद व्यक्ति में व्यवहार कोई बदलाव नहीं आता है, मतलब जो है यदि हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें अधिगम को, तो यदि मान लो यदि किसी व्यक्ति के सीखने के बाद, मतलब जो है यदि कोई व्यक्ति कोई चीज़ सीख रहा है, उस सीखने के बाद भी यदि व्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया है, कोई चेंजेस नहीं आया है, तो उसे बच्चों हम वास्तविक अधिगम नहीं माना जाएगा। ठीक है। यदि किसी सीखने के बाद व्यक्ति में के व्यवहार में कोई बदलाव ही नहीं आया है, तो उसे अधिगम बच्चों नहीं कहा जाएगा। अधिगम वही होगा जो व्यक्ति के व्यवहार, उसके जो है अनुभव, उसके जो है कह सकते हो जो व्यवहार है, उसका जो दूसरे से बोलने का जो नजरिया है, तो इन चीज़ों में जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक उसको बच्चों अधिगम नहीं कहा जाएगा। उसके बाद है यहाँ से अधिगम की कुछ विशेषताएं हैं बच्चों, उसको भी समझ लीजिए। उससे पहले एक और भी सुंदर सी परिभाषा अधिगम की, उसको थोड़ा सा समझ लीजिए फिर से। तो अधिगम एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य ने अनुभव को जो है सीखता है। मतलब जो है अधिगम क्या बच्चों, मानसिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य क्या है, अनुभव को सीखता है। ठीक है। अनुभव को सीखता मतलब जो भी एक्सपीरियंस करता है उसको सीखता है अनुभव के माध्यम से। और जो है जीवन मनुष्य के अनुभव को सिखाता है। मतलब आपका जीवन क्या है, ये मनुष्य को अनुभव को जो है सिखाता है। और जीवन में जन्म से मृत्यु तक मनुष्य कुछ ना कुछ जो है सीखता ही रहता है। और इन सभी अनुभव के कारण मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, जो चेंजेस आता है, उस प्रक्रिया को बच्चों हम अधिगम कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा है। अर्थात अधिगम का अर्थ हुआ कि सीखना। ठीक है। अब यहाँ से इसकी विशेषता समझ लीजिए। उससे पहले इसकी परिभाषा कुछ विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में स्पष्ट किया, तो उसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ से वुडवर्थ महोदय लिखे हैं कि नवीन ज्ञान, नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने और सीखने की जो प्रक्रिया है, इसको हम अधिगम कहते हैं। मतलब जो है नया जो ज्ञान है, जो नया जो प्रक्रियाएं हैं, उसको जो है प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, नया ज्ञान अर्जित करने की जो प्रक्रिया है, जो जो नया जो है व्यवहार अर्जित करने का जो प्रक्रिया है, तो इसी को हम बच्चों अधिगम कहते हैं। अगली परिभाषा मर्फी ने लिखा है कि अनुभव एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण का परिमार्जन करना ही अधिगम है। ठीक है। उसके बाद हिलगार्ड लिखे हैं कि नवीन परिस्थितियों में अपने आप को ढालना या अनुकूलित करना ही अधिगम है। इनकी परिभाषा है। फिर है गिलफोर्ड ने लिखा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला जो परिवर्तन होता है, इसको हम अधिगम कहते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए बच्चों, तो जो व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन आता है सीखने के माध्यम से, उसी को हम अधिगम कहते हैं। सभी का कहना मतलब वही है। उसके बाद कोरो लिखे हैं कि सीखना आदतों, ज्ञान, अभिवृत्तियों का अर्जन है। उसके बाद है जो कि गेट्स ने लिखा है कि अनुभव के आधार पर होने वाला जो परिवर्तन होता है, उसको हम अधिगम कहते हैं। तो सभी का भैया कहना मतलब वही है कि अधिगम क्या है बच्चों, मनुष्य जब भी कोई चीज़ सीखता है तो उसको कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसको अनुभव होता है। तो उसी अनुभव को हम, या फिर जो उसके परिवर्तन होता है सीखने के बाद, उसके मन में हो, चाहे उसके व्यवहार में हो, या फिर शारीरिक परिवर्तन हो, तो उसको बच्चों हम अधिगम कहेंगे। अब यहाँ से इसकी विशेषता को भी समझ लीजिए। जैसे कि अधिगम जो होता है बच्चों, इसमें जो है परिवर्तन है। मतलब अधिगम क्या है, मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन है। ठीक है। क्योंकि सीखने के बाद मनुष्य का जो कि बिहेवियर या फिर उसका बात करने का नजरिया जो है बदल जाता है। उसके बाद है कि यह जो है संपूर्ण जीवन जो है चलता है। देखो मनुष्य जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है। उसके बाद है अधिगम जो है सार्वभौमिक है, सभी के लिए है, सभी लोग ऐसा करते हैं। और अधिगम जो है विकास है। अधिगम क्या है बच्चों, अधिगम एक प्रकार का विकास है। और अधिगम जो है अनुकूलन भी है। और सीखना जो है अनुभव का संगठन है। और सीखना जो है उद्देश्यपूर्ण है। और अधिगम जो है विवेकपूर्ण है। अधिगम जो है का उद्देश्य जो है खोज करना है। अधिगम जो है बच्चों नवीन कार्य करना है। ठीक है। नई नई चीज़ों को जो है जानना है, उसकी जो है खोज करना है। अब बच्चों यहाँ से अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को भी देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है
और इसके प्रभावित करने वाले कारकों का भी उल्लेख कीजिए। तो इसके यहाँ से कारक भी देख लीजिए। देखो, लर्निंग का मतलब होता है सीखना, ठीक है। तो सीखना है तो इसको बहुत सारी चीज़ इसको प्रभावित करते हैं, जैसे कि शारीरिक और जो है मानसिक स्वास्थ्य। जाहिर सी बात है, यदि आपका शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है सही, मानसिक स्वास्थ्य यदि आपका सही नहीं है, तो आप जो है सीख नहीं पाओगे। फिर है परिपक्वता, ठीक है, आप मेच्योर नहीं होंगे तब भी नहीं सीख पाओगे। फिर है कि सीखने की इच्छा यदि आपकी नहीं होगी तब भी आप नहीं सीख पाओगे। उसके बाद है प्रेरणा। जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें बच्चों मोटिवेशन से जो है व्यक्ति सीख जाता है, बच्चा सीख जाता है। तो यदि मोटिवेशन की बच्चों यदि कमी होगी, क्योंकि इसको ही प्रभावित करता है, क्योंकि मोटिवेशन यदि अच्छे से मिलेगा बच्चे को कि ये जो है आप सीख लोगे तो आपका ये हो जाएगा, आप जो है ये जॉब पा सकते हो। तो इस तरह से अभी बहुत सारे जो कि मोटिवेशन जो होते हैं, जो कि टीचर लोग भी मोटिवेट किया करते हैं कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आपके जो है हो सकता है टॉप अप कर जाओ, स्कूल टॉप कर जाओ या फिर जो है यूपी टॉप कर जाओ। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग जो है मोटिवेट करते रहते हैं, चाहे शिक्षक के क्षेत्र में हो, चाहे या फिर जो है अन्य कोई क्षेत्र में हो, ठीक है। तो मोटिवेशन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अधिगम जो है, जो लर्निंग है, इसको प्रभावित करता है। फिर है उसके बाद है प्रेरणा। प्रेरणा जो कि वही चीज़ है, प्रेरणा और मोटिवेशन दोनों एक कह सकते हो एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। कैसी प्रेरणा मिल रही है। उसके बाद है बच्चों विषय सामग्री का स्वरूप, मतलब जो है जो चीज़ आप सीख रहे हो तो उसका स्वरूप कैसा है विषय का, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर भी डिपेंड होता है ना आगे। अच्छा है तो उसका स्वरूप होगा, अच्छी सामग्री होगी तो जाहिर सी बात है बच्चे की रुचि बढ़ेगी, उसको सीखेगा। उसके बाद है सीखने का उचित जो है वातावरण। जाहिर सी बात है कोई चीज़ यदि बच्चा सीख रहा है तो उसका वातावरण कैसा भैया, सीखने का माहौल है कि नहीं है। मान लो कोई चीज़ बच्चा कहीं कहीं पढ़ने गया, कहीं डीजे बज रहा है, तो इस तरह से माहौल में बच्चा इतनी जल्दी सीख नहीं पाएगा। तो वातावरण कैसा है बच्चों, तो वातावरण अगर अच्छा होगा तब तो बच्चा सीखेगा, कार्य को करेगा। फिर है शारीरिक व जो है मानसिक थकान, ठीक है, ये भी इसको जो है प्रभावित करता है। फिर है सीखने की विधि क्या है, ये भी इसको प्रभावित करता है। फिर है कि अध्यापक और सीखने की प्रक्रिया क्या है, मतलब जो टीचर है कैसा है, सिखा पा रहा है, सही से नहीं सिखा पा रहा है, और सीखने की प्रक्रिया क्या है, और बुद्धि अभ्यास, ये सभी बच्चों उसको प्रभावित करने वाले कारक है। अब यहाँ से मोटिवेशन क्या बच्चों, एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जिसको हिंदी में प्रेरणा कहते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। फिर है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, जिसको मेंटल हेल्थ कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बच्चों मोटिवेशन क्या है इसको समझ लीजिए। तो यह बच्चों जो है प्रेरणा शब्द जो है मूलतः लैटिन भाषा का जो शब्द है मोटम, इससे जो है जो कि माना जाता है इसकी उत्पत्ति, और अंग्रेजी भाषा में यह मोटिवेशन जो कि इसको कहते हैं प्रेरणा को, जिसका अर्थ होता है कि किसी क्रिया को करने का बोध, ठीक है। मतलब जब ऐसे कह सकते हो कि मोटिवेशन क्या होता है बच्चों, किसी क्रिया के करने का जो बोध होता है, या फिर उसके बारे में व्यक्ति जो आपको बोध कराता है कि आप इसको कीजिएगा, आपको मोटिवेट करता है कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, सही से पढ़ाई कीजिए। तो किसी क्रिया को करने का जो बोध होता है, जो ज्ञान होता है, उसी को बच्चों हम कहते हैं मोटिवेशन, ठीक है। क्योंकि बहुत चीज़ें बच्चा नहीं सही से उसको नहीं जानता है, तो जब टीचर उसको सही से बताता है कि ऐसे ऐसे आपको कार्य करना है, ये चीज़ें आपको जो कि टॉपिक पढ़ लेना है, तो आप जो है आप टॉप कर जाओगे इस तरह से। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी बच्चे को मोटिवेट भी करता रहता है कि आप सही से पढ़ाई करोगे, आपके अच्छे नंबर लाएंगे, तो हो सकता है आपको जो है कोई पुरस्कार मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो टीचर लोग रहते हैं स्टूडेंट को जो मोटिवेट करते रहते हैं, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है बच्चों, तो प्रेरणा वह है जो कि व्यक्ति को एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करने या निर्दिष्ट दिशा में चलने के लिए बाध्य करती है, इसी को हम प्रेरणा कहते हैं। अब बच्चों मोटिवेशन जो है, प्रेरणा जो है, इसकी परिभाषा को यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारी हर क्रिया, मतलब हमारी जो भी क्रिया होती है, सभी जो क्रियाएं होती है, ये व्यवहार से उत्तेजना अवश्य इसमें जो है होती है। मतलब जो है हमारा जो भी क्रिया होता है, जो व्यवहार होती है, उसमें उत्तेजना बच्चों जो है आवश्यक पाई जाती है, उत्तेजना रहती है, क्योंकि बच्चा जिज्ञासु होता है। तो यह उत्तेजना बच्चों आंतरिक भी हो सकती है, मतलब आंतरिक भी हो सकती है और बाहरी भी हो सकती है। अब आंतरिक क्या हो सकती है, जैसे कि बच्चे की इच्छुक है कि वो जो है सही से पढ़ाई करेगा, उसके अच्छे नंबर आएंगे। फिर ऐसे भी हो सकता है जब बच्चा अपने मन से कोई जब कार्य करता है, तो उसको हम आंतरिक जो है उत्तेजना कहते हैं,
ठीक है। वही तो बाहरी उत्तेजना क्या होती है बच्चों, जैसे कि कोई टीचर कह दे कि आपको जो है ये इनाम दिया जाएगा, आप जो है इसमें इतने नंबर ले आओ, तो इसको हम बाहरी जो है उत्तेजना कहेंगे, क्योंकि आपको कोई जो है आपको इनाम के जो कि जरिए आपको जो उत्तेजना आपकी बढ़ा रहा है, तो इसको हम बाहरी कहेंगे। तो अभिप्रेरणा बच्चों वस्तुतः व्यक्ति की भावना के अनुरूप होती है कि व्यक्ति की भावना कैसी है, और जिसका संबंध बच्चों व्यक्ति के विचार, भाव, संवेग, मूल प्रवृत्तियों के साथ होता है। यह बच्चों जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, ये अच्छी भी हो सकती है और जो बुरी भी हो सकती है, और जो सुख अथवा दुख से भी संबंधित ये हो सकती है। ठीक है। अब यहाँ से बहुत सारे विद्वान हैं जो कि इसकी परिभाषा को परमाणु शब्दों में बताने का प्रयास किया है। जैसे कि स्किनर की परिभाषा बहुत ही अच्छी है कि अभिप्रेरणा बच्चों अधिगम तक पहुंचने के लिए एक जो है राजमार्ग है। मतलब प्रेरणा क्या है, मोटिवेशन क्या है बच्चों, अधिगम तक, अधिगम मतलब लर्निंग तक पहुंचने का एक राजमार्ग है। उसके बाद बर्नार्ड महोदय लिखे हैं कि अभिप्रेरणा बच्चों शिक्षा मनोविज्ञान की बुनियादी जो है ये समस्या है, इसको इस तरह से उन्होंने बताया है। फिर एक गुड लिखते हैं कि अभिप्रेरणा बच्चों क्रिया को प्रारंभ करने, जारी रखने, नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, ये कहते हैं। फिर है मैकडोनाल्ड लिखे हैं, ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा बच्चों व्यक्ति के अंदर होने वाला शक्ति परिवर्तन है जो भावात्मक जागृति और जो है पूर्व अनुमान के उद्देश्य एवं संबंधों के द्वारा वर्णित होता है। उसके बाद बच्चों यहाँ से मैगोस महोदय लिखे हैं इसकी परिभाषा प्रेरणा की, ये कहते हैं कि अभिप्रेरक प्राणी की वह दशा है जो दिए गए कार्य के अभ्यास की ओर संकेत करती है। मतलब जो है प्रेरणा क्या है बच्चों, अभिप्रेरक जो प्राणी होता है उसकी वह दशा होती है जो मोटिवेटर होता है, आपको जो मोटिवेट करता है कि कार्य आपको करना है, फिर आप क्या करते हैं, उसी कार्य को आप जो है अभ्यास करते हो, उसी कार्य को आप करते हो, इसी के संकेत करती है, और उस कार्य के संतोषजनक समापन को जो है प्रभाषित करती है। उसके बाद जॉनसन ने लिखा है कि अभिप्रेरणा बच्चों सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करती है। उसके बाद है कैली ने लिखा है कि अधिगम प्रक्रिया की कुशल एवं सुचारू व्यवस्था में अभिप्रेरणा केंद्रीय कारक है और सभी अधिगमों में किसी ना किसी प्रकार की जो प्रेरणा जो है अवश्य पाई जाती है। मतलब जितने भी लर्निंग है, जितने भी शिक्षा के केंद्र हैं, सिखाने के केंद्र हैं, तो इसमें सभी क्षेत्रों में बच्चों कहीं ना कहीं प्रेरणा जरूर पाई जाती है, मोटिवेशन जरूर पाया जाता है। ठीक है। चाहे कोई भी, जहाँ पर कोई भी चीज़ सिखाया जाता है बच्चों, चाहे स्कूल ले लो, फिर कोई अन्य चीज़ों के बारे में, कंपनी के बारे में सिखाया जाता है, तो वहाँ लोगों को मोटिवेट जरूर किया जाता है। ये जरूरी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फिर है ब्लेयर और जो है जोन्स और सिम्पसन ने लिखा है कि प्रेरणा बच्चों एक प्रक्रिया है जिसमें जो सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं, उसी को हम जो है अभिप्रेरणा कहते हैं। अब बच्चों यहाँ से अभिप्रेरणा तरफ जो है मोटिवेशन के प्रकार क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि मोटिवेशन कैसे कहते हैं, इसके प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए। ठीक है। तो बच्चों मोटिवेशन जो है, जो अभिप्रेरणा है, ये दो प्रकार की बच्चों होती है। ठीक है। एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है। ये क्या होती है बच्चों, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। मतलब जो है आंतरिक प्रेरणा क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से खुशी या संतोष के लिए करता है, तो उसे बच्चों हम आंतरिक प्रेरणा कहते हैं। ठीक है। इसमें बाहरी पुरस्कार का कोई भी महत्व नहीं होता है, इसमें व्यक्ति की स्वयं की इच्छा होती है किसी कार्य को करने की। तो इसका पहला प्रकार हो गया। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि अपनी रुचि के लिए, आपकी रुचि है, आपका इंटरेस्ट है, आप पेंटिंग बना रहे हैं। ठीक है। आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप किताबें पढ़ रहे हैं, तो आपका इंटरेस्ट है। ठीक है। फिर बच्चों दूसरा इसका प्रकार है कि बाह्य अभिप्रेरणा। तो जब कोई जो है व्यक्ति किसी कार्य को बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने या जो है दंड से बचने के लिए जब करता है कोई कार्य, ठीक है, तो उसे हम बच्चों बाह्य अभिप्रेरणा जो कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ना, वेतन के लिए जो है नौकरी करना, और यह जो है प्रशंसा पाने के लिए जो है कार्य करना। ठीक है। यह बच्चों बाह्य जो है प्रेरणा होती है। चलेगा। अगला देखिएगा बच्चों, यहाँ से कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा। ठीक है। तो मानसिक स्वास्थ्य बच्चों क्या है, ये जो है कल्याण की वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचानता है और जीवन के जो सामान्य तनाव हैं
उसका जो है सामना कर सकता है और जो उत्पादक रूप से कार्य कर सकता है और अपने समुदाय में योगदान देने में सक्षम होता है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें बच्चों, तो मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ केवल मानसिक बीमारियों का ना होना नहीं है। मतलब जो मानसिक स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं है कि आपके शरीर में कोई मानसिक बीमारी ना हो, बल्कि यह आपकी भावनाओं, विचारों, व्यवहार के संतुलन से जुड़ा है। यह हमारे समग्र स्वास्थ्य का एक अनिवार्य हिस्सा है जो प्रभावित करता है कि हम कैसा महसूस करते हैं, मतलब जो हम कैसा महसूस करते हैं दूसरों के बारे में, और जो है दूसरों के साथ हम कैसे जुड़ते हैं। तो ये होता है मानसिक स्वास्थ्य। अब यहाँ से बच्चों सेक्शन आपका 20 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसमें 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे जो कि 4 ही क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, मनोविज्ञान शिक्षा के संबंधों की आपको विवेचना करना। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इनके बीच में संबंध क्या है, यह क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, तो शिक्षा के द्वारा बच्चों व्यक्ति के व्यवहारों में परिवर्तन आता है। जाहिर सी बात है, जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ठीक है, जैसे कि दूसरे से कैसा व्यवहार करना चाहिए, अपने बड़ों से कैसे जो है बातें करनी चाहिए, तो ये सब शिक्षा के माध्यम से उसमें बदलाव आता है। अब बिना शिक्षा के भी यह बदलाव आता है, लेकिन शिक्षा से जो आने वाला जो बदलाव होता है एक सब भी बदलाव होता है। तथा जो है मनोविज्ञान का भी संबंध व्यक्ति के व्यवहार से होता है। अतः शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों ही मानव व्यवहार से संबंधित हैं। अनेक जो शिक्षा शास्त्री हैं इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा का मुख्य आधार बच्चों मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ हम कुछ जो प्रमुख हमारे शिक्षा शास्त्री हैं इनके हम जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, जो इनके मत हैं, इनको हम समझेंगे। सबसे पहले जैसे कि R.A. डेविस महोदय ने लिखे हैं, ये कहते हैं कि मनोविज्ञान ने छात्रों की क्षमताओं, भिन्नताओं का विश्लेषण करके शिक्षा को विशिष्ट योगदान दिया है और इसने जो है विद्यालय जीवन में छात्रों के विकास, परिपक्वता और ज्ञान प्राप्ति में भी प्रत्यक्ष योगदान जो है दिया है। फिर यहाँ से अगले विद्वान लिखे हैं इवन जी, ये कहते हैं कि मनोविज्ञान बच्चों एक महत्वपूर्ण तत्व है और बिना मनोविज्ञान की सहायता से हम शिक्षा की जो समस्याएं हैं उसको हम हल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से जो कि पेस्टालॉजी लिखे हैं कि अध्यापक को बालक के मस्तिष्क का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जो कि मनोविज्ञान की एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर है स्किनर लिखे हैं कि शिक्षा का प्रमुख बच्चों आधारभूत जो विज्ञान है मनोविज्ञान ही है, ये कहते हैं। फिर यहाँ से मंटेसरी ने लिखा है कि जितना मतलब जो शिक्षक है, जो टीचर है, जितना अधिक जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान रखता है, मतलब जितना जो टीचर है सिखाने वाला है उसको जितना ज्ञान होगा मनोविज्ञान का, ठीक है, उतना ही वह अधिक जो है जानता है कि हम कैसे पढ़ाएं ताकि बच्चा हमारा जो है पढ़े सही से। ठीक है, तो एक मनोवैज्ञानिक जो टीचर रहेगा वही बच्चे को सारी उसकी भावनाओं को समझ पाएगा। अब यहाँ से उपरोक्त हम मतों से स्पष्ट कर सकते हैं, फिर स्पष्ट होता है कि शिक्षा का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो मनोविज्ञान के प्रभाव से वंचित रहा हो। मतलब जो है शिक्षा कहीं ना कहीं देखा जाए तो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, इससे वंचित नहीं रहा है, और जिसे स्पष्ट करने में मनोविज्ञान ने कोई विशेष योगदान ना दिया हो। ठीक है, मतलब एक दूसरे से वंचित ये नहीं रहा है कि जिसमें कोई योगदान ना दिया हो, बल्कि इसका काफी इसमें योगदान है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। और स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो घनिष्ठ पारस्पर जो संबंध है। अब यहाँ से अगला जो इसमें क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान में आत्मनिरीक्षण की विधि क्या है बच्चों, इसकी विशेषता। फिर है कि सीखने के से आप क्या समझते हैं। लर्निंग की परिभाषा बच्चों ने आपको बता दिया था, लेकिन सीखने की जो प्रभावशाली जो विधियां है इसको समझेंगे। फिर है कि पावलोव के अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत को हम समझेंगे, अनुक्रिया सिद्धांत जो है। फिर है कि व्यक्तित्व भिन्नता क्या है, इसकी जो भिन्नता के जो कारण है। ठीक है, तो सबसे पहले आत्मनिरीक्षण की विधि क्या है इसको समझ लीजिए। तो आत्मनिरीक्षण की बच्चों जो विधि है मनोविज्ञान में प्रयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि में व्यक्ति जो है स्वयं अपने मन, विचारों, भावनाओं, अनुभव का जो है निरीक्षण करता है और उसका विश्लेषण भी करता है। यदि हम सरल शब्दों में हम कहें बच्चों, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर घटित होने वाली जो मानसिक जो प्रक्रियाएं होती है उसको जब देखता है, व्यक्ति स्वयं उसको समझता है, उसका जो है वर्णन करता है, तो उसी को हम बच्चों आत्मनिरीक्षण जो है कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है किसी व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, जब वह व्यक्ति स्वयं उस जो है अपने जो कि स्वयं को देखता है, उसको समझता है और उसका वर्णन करता है,
तो उसको हम आत्मनिरीक्षण की विधि कहते हैं। मतलब आत्म मतलब स्वयं के निरीक्षण, स्वयं के द्वारा निरीक्षण जब किया जाता है, ठीक है, अपने जो है आत्मा का, अपने मन का। अब यहाँ से इसकी और भी परिभाषा लिखी हुई है बच्चों। आत्मनिरीक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन में चल रहे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं, अनुभवों का स्वयं निरीक्षण करता है और उसका विश्लेषण करता है। उसी को हम आत्मनिरीक्षण की विधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जब कोई विद्यार्थी परीक्षा के बाद अपने मन में जो उत्पन्न, जैसे कि उसको डर रहता है, चिंता रहती है, खुशी का अनुभव करता है, ठीक है, जैसे कि अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ यूपी बोर्ड के, तो बहुत सारे थोड़े सा जो कि चिंता में भी हैं। जिस दिन रिजल्ट आएगा एक दिन पहले चिंता भी रहेंगे, हो सकता है हम फेल हो जाएं, जो कम पढ़े लिखे, जो कि नहीं, जिसको ज़्यादा पढ़ने में तेज थे। तो इस तरह से बच्चे के मन में जो स्वयं जो भावनाएं आते हैं, जो विचार आते हैं आत्म, तो स्वयं जब इसके बारे में सोचता है, इसका विश्लेषण करता है, तो इसको हम बच्चों आत्मनिरीक्षण की विधि कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इसकी विशेषता भी समझ लीजिए बच्चों। जैसे कि इसमें बच्चों जो है बाहरी निरीक्षण नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति स्वयं अपने मन का जो है निरीक्षण करता है। ये भी इसकी पहली विशेषता है। फिर है कि यह विधि बच्चों मनोवैज्ञानिक अध्ययन में व्यक्ति के आंतरिक अनुभव को जानने के लिए उपयोगी है। ठीक है, उसके बाद है आत्मनिरीक्षण विधि में व्यक्ति अपने अनुभव को शब्दों में व्यक्त करता है। तो निष्कर्ष में हम कहे बच्चों, तो आत्मनिरीक्षण विधि मनोविज्ञान में व्यक्ति के आंतरिक अनुभव को जानने समझने की एक सरल और प्रभावी जो है विधि है। अब यहाँ से अगला इसमें बच्चों जो क्वेश्चन था कि सीखने से आप क्या समझते हैं, लर्निंग क्या है, अधिगम क्या है, और सीखने की जो प्रभावशाली जो विधियां हैं, तो यहाँ से हम कराएंगे। ठीक है, तो सीखना क्या है बच्चों? सीखना बच्चों एक प्रक्रिया है जो जीवंत पर्यंत जो है चलती रहती है, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, मतलब सीखते हैं, या जो है जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही जो है सीखना कहलाता है। ठीक है, किसी जो है नए पाठ या नई क्रिया को सीखने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो मनोवैज्ञानिक ने इसके प्रमुख जो विधियां बताई हैं, तो उसको यहाँ से हम समझेंगे। पहली इसकी विधि बच्चों सीखने की कि करके सीखना। पहली इसकी विधि बच्चों करके सीखना। तो इस विधि में जो है छात्र के द्वारा प्रत्येक कार्य में प्रत्यक्ष रूप में जो है भाग लिया जाता है, कि बच्चे जो है किस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वे जल्दी सीखते हैं। मतलब जो है इसमें कहा गया है कि बच्चे जो है कोई कार्य जो है करके सीखते हैं, तो वे जल्दी उस कार्य को सीख जाते हैं। ठीक है, और आज की शिक्षा प्रणाली इसी विधि पर आधारित है, बाल केंद्रित शिक्षा है। किसी ने कहा है कि जब हम सुनते हैं तो भूल जाते हैं, और जब हम देखते हैं तो याद रखते हैं। तो ये करके सीखना इसी पर आधारित है बच्चों। लेकिन जब हम कुछ स्वयं करते हैं तो उसे जो है हम समझ जाते हैं। ठीक है, अगला भी इसकी जो विधि बच्चों सीखने की अनुकरण की विधि है दूसरी। तो अनुकरण के द्वारा बच्चों सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था से जो है हो जाती प्रारंभिक, और विद्यालय में बच्चे शिक्षक के द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं का अनुकरण करके सीखते हैं। ठीक है, जैसे कि जो विद्यार्थी होता है टीचर को सिखाते हैं तो जाकर घर पे याद करता है, उसको सीखता है। ठीक है, जैसे कि एक मान लो एक कोई मैथ का टीचर है, एक सवाल लगा दिया उसमें कहे, और जितने 2-3 सवाल था उसको छोड़ दिया, कहे कि जाके घर से लगा के लाना। तो इसमें क्या करता बच्चा अनुकरण करके सीखता है, मतलब जाकर के वही विधि का प्रयोग करता है, उसी फार्मूले के आधार पर लगाता है। तो इसको हम अनुकरण की विधि कहते हैं। उसके बाद एक परीक्षण विधि बच्चों है। तो इसमें जो इसके अंतर्गत जो छात्र हैं अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री का जो है परीक्षण करते हैं तथा जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। देखो परीक्षण विधि को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि परीक्षा के माध्यम से। ठीक है, इस विधि के माध्यम से बच्चे में आत्मनिर्भरता का विकास होता है, क्योंकि इस परीक्षण में वे स्वयं प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निरीक्षण विधि। तो इस विधि में जो प्राणी है अवलोकन द्वारा किसी क्रिया अनुभव को जो है प्राप्त करता है। इसमें मौखिक वर्णन के स्थान पर बच्चों प्रत्यक्ष दिखाकर समझाकर सिखाया जाता है। इस विधि में सीखने में छात्र की जिज्ञासा उत्सुकता बनी रहती है, और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल शिक्षण में इस विधि का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए, ताकि बच्चे उसे सहजता से सीख सके। ठीक है, अब लास्ट में बच्चों सामूहिक विधि है। तो इस विधि के द्वारा सीखना अधिक जो है सहायक और उपयोगी होता है। इससे जो है बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे जो है शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता देने, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके व्यवहार में सुधार करने, और उसमें आत्मनिर्भरता सहयोग की भावनाओं का विकास करने के लिए सामूहिक विधियाँ अधिक प्रभावशाली होती हैं। ठीक है, और यहाँ से
ये जो विधियां हैं सामूहिक विधियां, इसको 3 भागों में बांटा गया बच्चों। एक है सम्मेलन में जो है विचार, जिसको गोष्ठी विधि कहते हैं। दूसरी है प्रोजेक्ट विधि। तीसरी बच्चों है जो कि समूह अधिगम। अब यहाँ से अधिगम के जो कि पहलाव के अनुकूलन जो सिद्धांत है अनुक्रिया का, इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ठीक है, तो पहलाव ने जो है सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था बच्चों 1904 ईस्वी में जो है इसका प्रतिपादन किया था। ठीक है, चलेगा, यहाँ से इसके सिद्धांत को समझेंगे। तो पावलोव की जो शास्त्रीय अनुबंधन सीखने का एक जो सिद्धांत है, जिसे जो कि पावलोव नाम के वैज्ञानिक ने विकसित किया था, यह सिद्धांत बच्चों बताता है कि किस प्रकार तटस्थ उद्दीपकों को असंबद्ध अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़कर अनुकूलित अनुक्रिया सीखी जा सकती है। तो इस सिद्धांत को हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाएंगे, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें अस्वाभाविक उद्दीपन, जिसको जो है हम भोजन कह सकते हैं, जैसे कि स्वाभाविक रूप से जो है लार पैदा करना इसका कार्य होता है। फिर है अनुकूलित अनुक्रिया, मतलब जो है लार जो है टपकना। तटस्थ उद्दीपक क्या है बच्चों, तो मतलब जो है घंटी की जो है बजना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि शुरुआत में जो है लार जो है नहीं पैदा करता, मतलब जो है जो पावलोव जो वैज्ञानिक थे, इनके प्रयोग में जब भी उन्हें जो है कुत्ते को खाना खिलाना होता था, तो क्या पहले करते थे बच्चों, वे जो है पहले घंटी बजाते थे। और फिर कुछ समय बाद जो है कुत्ते ने या जो है सीख लिया कि जब घंटी की आवाज़ मतलब हमको भोजन मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए जो है सिर्फ घंटी बजाने पर ही उसका जो है मुंह जो है पानी टपकने लगता था। तो यहाँ जो है भोजन एक अस्वाभाविक उद्दीपक है जो स्वाभाविक रूप से लार जो है पैदा करता है। ठीक है, और घंटी की आवाज़ बच्चों क्या है, शुरू में एक जो कि तटस्थ उद्दीपक थी, लेकिन बार बार भोजन के साथ जोड़े जाने पर यह एक शर्तित उद्दीपक बन गई, जो अब अकेले ही लार पैदा करने की प्रक्रिया उत्पन्न जो है कर सकती है। तो पावलोव का जो सिद्धांत है सीखने की प्रक्रिया को समझने में महत्वपूर्ण है। यह जो है विज्ञापन, शिक्षा और पालन पोषण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में जो है लागू हो सकता है। तो ये था इनका बच्चों सिद्धांत है। अब यहाँ से बच्चों अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व जो भिन्नता क्या है। ठीक है, इसको भी समझ लीजिए। तो व्यक्तित्व भिन्नता का बच्चों अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति की जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक जो विशेषता है एक दूसरे से भिन्न होती है। जाहिर सी बात बच्चों, जैसे कि कोई दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक या फिर सामाजिक जो भावात्मक जो विशेषता है एक दूसरे से जो है सेम नहीं होंगी, बल्कि भिन्न भिन्न होंगी। जैसे कि कोई व्यक्ति हो सकता लंबा हो, कोई व्यक्ति छोटा भी हो सकता है, या फिर कोई व्यक्ति जो है कह सकते हो पतला हो, मोटा भी हो सकता है दूसरा व्यक्ति। अभी कोई व्यक्ति जो है गोरा हो सकता है, दूसरा काला हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों व्यक्तित्व भिन्नता जो है हर व्यक्ति में पाया जाता है। दोनों व्यक्ति या फिर सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं। इसका मतलब यह है कि सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ विद्यार्थी जो कि बुद्धिमान होते हैं, मतलब जो है जो कि पढ़ने में तेज होते हैं, कुछ कम पढ़ने में तेज होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व भिन्नता क्या है बच्चों, ये जो है प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावात्मक जो विशेषता है जो एक दूसरे से भिन्न होती है, इसी को हम व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि सभी विद्यार्थी एक जैसे नहीं होते हैं, बल्कि उनकी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो रुचियां हैं, जो उनका कह सकते हैं जो बिहेवियर है, फिर उनका जो रुचि है मतलब जो इंटरेस्ट है, और जो है सीखने की जो शैली है, जो बुद्धिमत्ता है, जो उनका व्यवहार है, एक दूसरे से भिन्न होता है। इसी को हम व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों व्यक्तित्व भिन्नता को प्रभावित करने वाले फिर इसके कारण क्या हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पहला बच्चों इसका जो कारण है अनुवांशिकता है। यह बच्चों जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सबसे महत्वपूर्ण जो है कारण है। माता पिता से बच्चों को प्राप्त जीन उसके शारीरिक और मानसिक लक्षणों जैसे कि बुद्धि, रंग, रूप, स्वभाव का निर्धारण जो है करता है। देखो व्यक्तित्व भिन्नता बच्चों अनुवांशिकता भी होता है, जैसे कि माता पिता की जैसे स्थिति होती है तो बच्चे में जो है जीन्स आ जाते हैं। दूसरा इसका बच्चों जो कारण है वातावरण, जैसे कि व्यक्ति जिस परिवेश में जो है रहता है उसके ऊपर जो उसका गहरा प्रभाव पड़ता है, या जो है उसके व्यवहार, रुचि, दृष्टिकोण को जो है आकार देता है। जाहिर सी बात बच्चों, जैसे कि कोई बच्चा जो है जहाँ पर जो है पला बड़ा है या फिर जो है पल रहा है, छोटे से बड़ा हुआ है, तो उसका वहाँ का वातावरण कैसा है, मतलब वहाँ के सभ्य लोग होंगे तो वही हिसाब से बच्चा भी रिएक्ट करता जाएगा। अच्छे लोग नहीं होंगे तो भी गलत चीज़ों को सीखेगा।
तो वहाँ का वातावरण भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसको प्रभावित करता है। फिर है उम्र और जो है परिपक्वता, मतलब जो है उम्र के साथ व्यक्ति की बुद्धि, शारीरिक शक्ति, परिपक्वता में बदलाव जो आता है, जिससे जो भिन्नताएं पैदा होती हैं। उसके बाद है लिंग भेद, मतलब जो है लड़के और लड़कियों में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से अंतर देखने को मिलता है। अगला भी इसमें बच्चों जो कह सकते हैं उसका कारण है बुद्धि और जो सीखने की क्षमता। तो हर व्यक्ति की सीखने की जो गति होती है बच्चों, जो योग्यता होती है, जो क्षमता होती है, अलग अलग होती है। क्योंकि बच्चों कुछ लोग जो है जल्दी से सीख जाते हैं, कुछ बच्चे देर में सीखते हैं, तो अलग अलग सबकी होती है बुद्धि। फिर यहाँ से फिर है लास्ट में इसमें बच्चों स्वभाव जो है संवेगात्मक स्थिरता। तो कुछ लोग बच्चों स्वभाव से फुर्तीले होते हैं, क्रियाशील होते हैं, और जबकि कुछ लोग जो सुस्त होते हैं, शांत होते हैं। तो भावात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति का व्यवहार तनावपूर्ण व्यक्ति से भिन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है, और जो है मानसिक स्वास्थ्य के जो है जो कारक है उसका उल्लेख कीजिए। फिर है कि विस्तार पूर्वक से शिक्षण और जो अधिगम को आपको समझाना है। तो दोनों क्वेश्चनों को यहाँ सब समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों शिक्षा में शिक्षण और जो अधिगम क्या है, इन दोनों शब्दों का प्रयोग अक्सर आपने जो है एक साथ जो कि देखा होगा, एक साथ किया जाता है, लेकिन ये शैक्षिक प्रक्रिया में अलग अलग जो पहलुओं को दर्शाते हैं। शिक्षण और जो अधिगम के बीच बच्चों जो अंतर को समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है, न केवल शिक्षकों को, छात्रों को, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से बच्चों में इसके बीच में अंतर हम समझेंगे। तो सबसे पहले शिक्षण क्या है इसको समझ लीजिए। तो शिक्षण बच्चों एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसके द्वारा दूसरों को जो है ज्ञान कौशल प्राप्त करने में सहायता की जाती है। बच्चों शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग। जैसे कि टीचर होता है, तो टीचर क्या करता है, दूसरे को जो है ज्ञान प्राप्त करवाता है। ठीक है, उसमें सहायता करता है विद्यार्थियों की ज्ञान प्राप्त करने में। तो इसमें बच्चों शिक्षक व्याख्यान, चर्चा, प्रदर्शन, मूल्यांकन जैसे संरचित विधियों का प्रयोग करके शिक्षार्थियों को समझ की और जो है मार्गदर्शन जो है करते हैं। अब यहाँ से जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि एक जो शिक्षक होता है कक्षा में प्रदर्शन, एनिमेशन का प्रयोग करके न्यूटन के नियमों का जो है व्याख्या कर रहा है। ठीक है, मतलब समझा रहा है, सिखा रहा है जो कि, तो इसको हम टीचिंग कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों सीखना क्या है। अब जो विद्यार्थी जो टीचर है जो कि न्यूटन के नियम जो कि बता रहे हैं विद्यार्थियों को, अब सीखना के मतलब जो स्टूडेंट है उसको सीखेगा, जो सीखेगा जो कि जो समझा रहे हैं टीचर, तो उसको सीखना कहेंगे। तो स्टूडेंट का काम रहता है सीखना, टीचर का काम होता है सिखाना। तो अब सीखना क्या है बच्चों, सीखना जो है अध्ययन, अभ्यास और अनुभव के माध्यम से नए ज्ञान कौशल को समझने जो है लागू करने की प्रक्रिया है। यह बच्चों शिक्षण की तुलना में अधिक जो है आंतरिक और अक्सर स्वप्रेरित प्रक्रिया है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक जो कि छात्र कक्षा में सीखे गए जो न्यूटन के जो नियम हैं जाकर के घर पर जो है फिर इसको जो है लागू करता है, समस्याओं को जो है हल कर रहा है। तो इसको हम बच्चों लर्निंग कहेंगे, सीखना कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कि शिक्षण क्या है बच्चों, जो मैंने अभी आपको बताया टीचिंग क्या है। टीचिंग मतलब होता है जब कोई टीचर आपको सिखाता है तो आपका टीचिंग होता है। जबकि लर्निंग क्या है, सीखना क्या है, जैसे कि आपको टीचर आपको वहाँ से पढ़ाया जो कि स्कूल में, आप आकर के घर पे वही चीज़ आप कर रहे हैं, उसको घर पर लागू कर रहे हो नियमों को, तो इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों, तो इसको हम सीखना कहेंगे। ठीक है, लर्निंग कहेंगे। अब यहाँ से शिक्षण और जो है अधिगम के बीच में क्या संबंध है बच्चों, तो वास्तविक जीवन का संबंध है। कल्पना कीजिए, मान लीजिए जैसे कि एक जो ड्राइविंग जो प्रशिक्षक है, मतलब जो ड्राइविंग के बारे में सिखाता है, गाड़ी चलाने के बारे में सिखाता है, तो जो सड़क के नियम और कार के जो है नियंत्रण जो है सिखाता है किसी दूसरे को। ठीक है, तो यह सिखाना, ये क्या है, एक सिखाना है। मतलब जो ड्राइविंग जो प्रशिक्षक है, जो ड्राइविंग आपको सिखा रहा है, गाड़ी चलाना आपको सिखा रहा है, तो क्या है, यह एक सिखाना है। ठीक है, मतलब जो है वो आपका टीचिंग हो जाएगा, उसको हम कहेंगे वो आपका टीचर है। और जब जो है छात्र सड़क पर गाड़ी चलाने का अभ्यास करता है, मतलब जब गाड़ी चलाने का जब अभ्यास करता है छात्र और निर्णय लेता है और आत्मविश्वास विकसित करता है, तो यह जो है सीखना है। सिखाना और सीखने में इतना ही बच्चों अंतर है बस। ठीक है, और दोनों ही बच्चों आवश्यक है। शिक्षण आधार तैयार करता है, जबकि सीखना क्या है, उस पर जो है निर्माण करता है। उसके बाद देखिएगा शिक्षण और जो है बच्चों, ठीक है, शिक्षा और शिक्षण में अंतर क्या है ये भी समझ लीजिए। तो शिक्षा बच्चों विकास के क्रम है, जबकि शिक्षण क्या है, शिक्षण बालक के विकास में
ये सहायता करता है। उसके बाद है शिक्षा क्या बच्चों, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जबकि शिक्षण क्या है, कला है, और इसका जो है मानव के स्वउद्देश्य कार्यों में जो है घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों शिक्षा गतिशील रहती है, जबकि ये जो है घनिष्ठ जो है संबंध होता है, जो कि इसमें जो है परिवर्तन जो सदैव होता रहता है। फिर कि शिक्षा का संबंध बच्चों स्थापित नहीं करती है। ठीक है, जबकि यह जो शिक्षण का जो अर्थ है कि शिक्षक बालक विषय में जो है संबंध स्थापित करता है, और शिक्षा बच्चों की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और शिक्षा जो है बालक के सर्वांगीण विकास में जो है सहायता करती है। तो इनके बीच में अंतर आपको लिखना है। उसके बाद है कि थार्नडाइक के नियमों को, जो इनके सीखने के जो नियम इन्होंने बताए हैं विभिन्न, तो इन नियमों को हम समझेंगे, इसकी उपयोगिता क्या है दैनिक जीवन में। तो थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत का वर्णन और उसकी जो है प्रमुख विशेषता है, इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अभी पूछेगा कि थार्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, तो थार्नडाइक ने बच्चों अधिगम मतलब जो है सीखने के 3 नियम इन्होंने बताए हैं। पहला नियम इन्होंने बताया है तत्परता का नियम, जिसको हम तैयारी का नियम भी कहते हैं, तत्परता का नियम, जिसको हम तैयारी का नियम भी जो है कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई जीव या फिर कोई व्यक्ति तैयार होता है, ठीक है, तभी वह जो है अधिगम के लिए जो है तत्पर होता है, और अधिगम तभी जो प्रभावी होता है जब सीखने वाला मानसिक और जो है शारीरिक रूप से तैयार हो। मतलब जो है तैयारी का नियम ये होता है कि इसमें जो है जो बालक है वो तैयार हो सीखने के लिए, तो ये पहला नियम है। ठीक है, सीखने का। फिर दूसरा नियम है प्रभाव का नियम। तो यदि किसी क्रिया के जो प्रमाण हैं, ठीक है, सुखदायक होते हैं, तो वह क्रिया जो है दोहराई जाती है। यदि जो है परिणाम जो है अप्रिय होते हैं, तो वह क्रिया जो है कम होती है और जो है बंद हो जाती है। ये दूसरा नियम। फिर उन्होंने बताया है प्रयास का नियम। तो अभ्यास से सीखना मजबूत होता है और बार बार दोहराने से सीखने की प्रक्रिया जो है स्थायी होती है। ये प्रयास का नियम है। ठीक है, इसकी हम विशेषताओं की बात करें तो अधिगम बच्चों जो है अनुभव आधारित होता है। अधिगम में अभ्यास का महत्व है। सकारात्मक परिणाम अधिगम को बढ़ावा देते हैं, और अधिगम जो है क्रमबद्ध और जो है चरणबद्ध होता है। ठीक है, अब शिक्षा में इसका उपयोग क्या है, इसको भी समझ लीजिए। तो शिक्षक जो होता है, जो टीचर होता है बच्चों, उसको जो है छात्रों को सीखने के लिए तैयार करना चाहिए और सकारात्मक प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि जो छात्र है सीखने के लिए प्रेरित हो। उसके बाद है नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति कराई जानी चाहिए। गलतियों को सुधारने के लिए उचित प्रतिक्रिया भी जो है देनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से प्रतिभाशाली बालक से क्या तात्पर्य है, उनके लिए किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, इसको समझ लीजिए बच्चों। जब सबसे पहले तो प्रतिभाशाली बच्चों जो बालक होते हैं, इसको इंग्लिश में हम गिफ्टेड जो है चिल्ड्रन कहते हैं। ये जो है वे बालक होते हैं, वे बच्चे होते हैं जिनकी मानसिक जो शक्ति होती है सामान्य बालकों की तुलना में अधिक होती है। देखो, प्रतिभाशाली बालक मतलब ये होता है कि जो सामान्य जो बालक होते हैं उनसे इनकी जो बुद्धि होती अधिक होती है, बहुत होती इनकी बुद्धि। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि मतलब IQ 140 से या फिर उससे अधिक होती है, उसे हम प्रतिभाशाली बालक जो है कहा जाता है। इसकी परिभाषा है। और ये बालक बच्चों जो किसी भी कार्य को बहुत जल्दी से सीख लेते हैं। जैसे कि कोई टीचर सिखाया और एक ही बार में देखा उसको सीख गया, तो ये इसको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं। और जो है उनमें जो है तर्क करने, सोचने और निर्णय लेने की अद्भुत जो क्षमता होती है। अब यहाँ से प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं बताइए, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो पहली इसकी विशेषता आपको लिखना है उच्च बुद्धि लब्धि, मतलब जो हाई IQ। तो इन बालकों की बुद्धि लब्धि जो होती है समानता 140 से ऊपर होती है। ये जटिल समस्याओं को आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी इसकी विशेषता है कि तीव्र सीखने की क्षमता, मतलब तीव्र मतलब तेज से जो है तेजी से लोग सीख जाते हैं किसी भी कार्य को। तो ये बालक जो किसी भी विषय या कौशल को बहुत कम समय में और बहुत गहराई से सीख लेते हैं और उन्हें बार बार समझने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे कि कुछ लोग कि एक ही क्वेश्चन को रट्टा मारे रहते हैं बार बार, तो प्रतिभाशाली जो बालक होता है एक ही बार एक क्वेश्चन को पढ़ता है, उसको एक ही बार में जो है याद हो जाता है। ठीक है, अगली इसकी विशेषता है कि विशाल जो है शब्दकोश। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, जो इनके जो है कह सकते हो कि प्रतिभाशाली बालकों का शब्द भंडार बहुत ही विस्तृत होता है। वे जो कठिन और नए शब्दों का प्रयोग बहुत ही सहजता से करते हैं। अगली भी विशेषता है मौलिकता और जो है सृजनात्मकता। तो इसमें जो है नवीन विचारों को जन्म देने की क्षमता होती है और ये किसी भी समस्या का समाधान लीक से हटकर खोजने का प्रयास जो है करते हैं।
फिर है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। तो जो प्रतिभाशाली जो बालक होता है, इन बालकों में क्यों कैसे जानने की तीव्र इच्छा होती है और वे जो है अपने आसपास की चीज़ों घटनाओं के बारे में गहराई से जो है जानना चाहते हैं। उसके बाद है एकाग्रता। तो प्रतिभाशाली बालकों में किसी भी कार्य के प्रति एकाग्र होने की शक्ति बहुत अधिक होती है और वे लंबे समय तक बिना विचलित हुए पढ़ाई या किसी कार्य में लगे रह सकते हैं। उसके बाद है सामाजिक और जो है संवेगात्मक परिपक्वता। मतलब जो है अक्सर ये बालक अपनी आयु के अन्य बालकों की तुलना में अधिक समझदार होते हैं, परिपक्व व्यवहार करते हैं और इनमें जो है नेतृत्व के भी गुण जो है पाए जाते हैं। तो ये थी इनकी बच्चों विशेषता। अगला भी क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक विधि का वर्णन आपको करना है। फिर है कि वंशानुक्रम के नियमों की आपको विवेचना करना है। फिर शिक्षा में वंशानुक्रम वातावरण के क्या महत्व है उसका वर्णन करना है। फिर है कि थार्नडाइक के त्रुटि और प्रयास के सिद्धांत बताना है। फिर है कि मंद बुद्धि के बालकों की क्या विशेषता है। ये भी क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले कुछ यहाँ से क्वेश्चन और भी मैंने ऐड किया, जैसे कि समायोजन क्या है, शॉर्ट नोट में क्वेश्चन बनेगा तो उसको समझ लीजिए। सबसे पहले तो समायोजन का बच्चों अर्थ है कि व्यक्ति का अपने वातावरण परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार सोच भावनाओं को ढालना ताकि वह जीवन की जो समस्याएं हैं जो तनाव है उसका सामना कर सके। यह एक बच्चों मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और जो है सुखद जो है बनाता है, सुखमय बनाता है। इसको हम समायोजन कहते हैं। मतलब जो है समायोजन का मतलब ये होता है बच्चों कि जो मनुष्य है अपना जो वातावरण है उसी के अनुकूल जब ढल जाता है और अपनी जो भावनाएं हैं जो विचार है उसकी उसी के अनुसार जो है जब ढलता है व्यक्ति, ताकि जीवन की जो समस्याएं हैं जो तनाव हो उसका सामना कर सके, उनसे मुक्ति पा सके, तो उसी को हम समायोजन कहते हैं। अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन बच्चों है कि मंद बुद्धि के बालकों की विशेषता बताइए। तो मंद बुद्धि बालकों की जो बुद्ध लब्धि होती है, जो आईक्यू होता है बच्चों 70 से कम होती है, जिससे जो उनका मानसिक और शारीरिक विकास सामान्य बालक की तुलना में बहुत धीमा होता है। यह बालक बच्चों सीखने, याद रखने, निर्णय लेने, दैनिक कार्यों जैसे कि नहाना, कपड़े पहनना, इनके लिए जो है दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ये स्वयं नहीं कर पाते हैं। इन्हें जो है बच्चों अक्सर विशेष शिक्षा देखभाल की आवश्यकता होती है। अब यहाँ से बच्चों मंदबुद्धि बालकों की विशेषता क्या है। जैसे कि पहली इनकी विशेषता है कि धीमी गति से जो है सीखना। तो ये बच्चों जो बालक होते हैं कई बातों को बहुत धीमी गति से सीखते हैं, उन्हें जो है याद रखने में काफ़ी कठिनाई भी होती है, मतलब भूल जाते हैं। दूसरी विशेषता है कि कम बुद्धि लब्धि, मतलब जो है कम आईक्यू लेवल। तो जो मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं इनका जो आईक्यू होता है 70 से कम होता है बच्चों, 70 या इससे कम होता है। और जो इनकी सीमित जो मानसिक क्षमता है उसको दर्शाता है। उसके बाद है दैनिक कार्यों में जो है असमर्थता। तो ये जो लोग होते हैं मंदबुद्धि के जो बालक होते हैं, जो दैनिक जो कार्य होते हैं रोजमर्रा के, जैसे कि नहाना, खाना, कपड़े पहनना, स्वयं की सुरक्षा करना, तो इसमें जो असमर्थ रहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहते हैं। फिर है भाषाई विकास में जो है देरी। तो मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं बच्चों, ये बोलने समझने में जो है देरी करते हैं तथा विचारों को व्यक्त करने में इनको जो है कठिनाई होती है। उसके बाद है समायोजन की कठिनाई। तो ये जो है नए वातावरण, सामाजिक परिस्थितियों और अन्य जो है लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में जो है संघर्ष करते हैं। फिर लास्ट में बच्चों है कि सीमित ध्यान जो है क्षमता। तो ये जो है किसी भी कार्य पर ध्यान केंद्रित कर नहीं पाते हैं और आसानी से जो है विचलित हो जाते हैं, मतलब जो किसी भी काम पर ध्यान भी नहीं केंद्रित कर पाते हैं क्योंकि ये मंदबुद्धि के बालक होते हैं। अब यहाँ से अगला इसमें जो क्वेश्चन बच्चों कि थार्नडाइक का जो प्रयास एवं त्रुटि का जो सिद्धांत है इसको समझ लीजिए। ठीक है, तो सरल शब्दों में हम कहें तो इस सिद्धांत का मानना है कि इंसान या जानवर अपनी गलतियों से ही सीखता है। मतलब जो है ये जो त्रुटि का जो सिद्धांत बच्चों प्रयासों का, तो इसमें थार्नडाइक ने कहा है कि जो मनुष्य होता है, जो इंसान होता है, जो जानवर होता है, अपनी गलतियों से ही सीखता है। और जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो धीरे धीरे गलतियां भी जो है कम हो जाती हैं और अंत में हम उस काम को सही ढंग से करना सीख जाते हैं। मतलब जो है इसमें कहा गया है, जो नियम है त्रुटि का, इसमें कहा गया कि इंसान जो है अपनी गलतियों से ही सीखता है। मान लो कोई गलती एक इंसान कर रहा तो उसको बार बार उसी कार्य को करेगा तो उसकी गलतियां कम हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि उसमें गलती ही नहीं उस मनुष्य से होगी, इसमें कहा गया है सिद्धांत में। अब यहाँ से बच्चों थार्नडाइक का जो कि प्रसिद्ध जो प्रयोग है इन्होंने बिल्ली पर किया है। ठीक है, तो थार्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक
पजल बॉक्स, मतलब जो जिसमें बिल्ली को बंद किया जाता है, ठीक, वो बॉक्स है, उसमें इन्होंने जिसको बंद किया और बाहर से जो है एक प्लेट में एक मछली का जो है टुकड़ा रखा, एक मछली रखी। अब बिल्ली जो है प्रयास करती है, बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए बॉक्स में कई जो है जो कि उछल कूद लगाई, ठीक है, जो उसमें सलाखें थी उसको काटा, हाथ पैर मारे, ये सब जो त्रुटियाँ इसने की, ये सब गलतियाँ की। और सफलता इसको कब मिली बिल्ली को? तो अचानक उसका जो है जो पैर था, मतलब सीवर, सीवर मतलब होता बटन, बटन पर जो है पड़ा और दरवाजा जो है खुल गया और जाकर बिल्ली ने इसे मछली को खाया। तो निष्कर्ष में थॉर्नडाइक ने कहा कि देखा कि जब बिल्ली बार बार बॉक्स में जो है बिल्ली को डाला गया तो उसे जो है जो फालतू की जो गतिविधियां थी जैसे कि पैर मारना, उछल कूद करना, तो ये जो है धीरे धीरे कम कर दी और एक ही बार में जो है लीवर मतलब जो है बटन दबाकर बाहर जो है निकलना जो है सीख गई बिल्ली। तो ये थॉर्नडाइक का नियम यही कहता है कि जब कोई व्यक्ति, जब इंसान किसी चीज़ को या फिर कोई जो गलती करता है तो गलतियों से ही सीखता है। जब इंसान बार बार गलती करता है तो धीरे धीरे गलतियां जो उसकी कम हो जाएंगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो गलती ही नहीं करेगा, उसको सब जो है सीख जाएगा। तो इसी में ऐसा जो है कहा गया सिद्धांत के माध्यम से। तो ये जो है बिल्ली का एग्जाम्पल देके आपको समझाना है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों संवेग क्या है और इसका जो है प्रकारों का भी वर्णन कीजिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। बच्चों संवेग का मतलब होता है इमोशंस, मतलब जो है व्यक्ति की उत्तेजित एक अवस्था है और बालकों के विकास में संवेगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपके द्वारा बताए गए प्रमुख संवेगों को विस्तृत में यहाँ से वर्णन किया गया है, जैसे कि भय। तो यह जो है बच्चों एक नकारात्मक संवेग है जो किसी संभावित खतरे, असुरक्षा की भावना से उत्पन्न होता है और बालकों में यह बच्चों जो है संवेग तेज आवाज, अपरिचित व्यक्तियों जो है अंधेरे के कारण उत्पन्न जो हो सकता है, बच्चे जैसे डर जाते हैं अंधेरा वगैरह। फिर है शर्मीलापन, तो ये भी बच्चों इमोशंस है। तो यह बच्चों जो है संवेग सामाजिक संकोच से जुड़ा है। बालक जब नए लोगों से मिलने या फिर नए लोगों से जब मिलने जाता है तो कह सकते हो उसके जो है उनसे कतराता है, ठीक है, इसे हम शर्मीला जो है पन कहते हैं, या जो है आत्मविश्वास की कमी के कारण जो हो सकता है। उसके बाद है परेशानी, तो जब बालक की शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो वह जो है परेशानी का अनुभव करता है और यह जो है संवेग अक्सर रोने या जो चिड़चिड़ापन के रूप में जो प्रकट होता है। फिर है चिंता, तो चिंता बच्चों भविष्य की किसी अनिश्चित जो घटना के डर से उत्पन्न होती है, जैसे कि परीक्षा का डर हो या किसी जो कार्य में असफलता होने की आशंका, ठीक है, ये बालकों को जो चिंता पैदा करती है बालकों में। उसके बाद है क्रोध, जब बालकों के कार्यों में कोई बाधा आती है, ठीक है, तो उसकी इच्छा जो है पूरी नहीं होती है तो उसे क्रोध का जो है संवेग उत्पन्न हो जाता है और बालक इसे जो है चिल्ला कर या फिर जो है पैर कह सकते हो पटक कर या फिर कुछ चीजें फेंक कर व्यक्त करते हैं, तो इसको हम क्रोध कहते हैं। ये सब संवेग के प्रकार है। फिर ईर्षा, तो यह बच्चों जो संवेग जो है तब उत्पन्न होता है जब बालक को लगता है कि उसके जो है स्नेह या वस्तु में कोई दूसरा हिस्सेदार बन गया रहा है या फिर बन गया है। और अक्सर जो है छोटे भाई बहन के जो है जन्म पर बड़े जो है बालक में यह संवेग जो है देखा जाता है। उसके बाद है जिज्ञासा, तो जिज्ञासा बच्चों एक सकारात्मक जो संवेग है, यह बालक की नई चीज़ों को जानने समझने की इच्छा को दर्शाता है, यह जो है संज्ञानात्मक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है स्नेह मतलब प्रेम, तो यह जो है स्नेह प्रेम और जो है लगाव की भावना है। बालक अपने माता पिता, भाई बहन, मित्रों के प्रति सुखद संवेग प्रदर्शित करता है जो उसके सामाजिक संबंधों को जो मजबूत करता है। तो ये थे बच्चों संवेगों के प्रकार। अब यहाँ से सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है उसको भी जल्दी से समझ लीजिए। तो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण के जनक जो कि माने जाते हैं, उनका बच्चों मनोविश्लेषण सिद्धांत मानव मन की गहराई में जो छिपे जो अवचेतन मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करता है। इस सिद्धांत की मुख्य बातें हम यहाँ से समझेंगे, जैसे कि मन की संरचना। तो फ्रायड ने जो है मन को 3 भागों में जो है विभाजित किया है। पहला किया है ईड, मतलब जो है या जो है वह मन होता है जो जन्म से ही जो है मौजूद होता है, या हमारे मूलभूत इच्छाओं, आवेगों और तत्कालीन जो है संतुष्टि की मांगों का केंद्र है, या पूरी तरह से बच्चों जो है अवचेतन होता है। दूसरा भी बच्चों है ईगो, मतलब जो है यथार्थवादी भाग है जो ईड की इच्छाओं को समाज के नियमों जो है वास्तविकता के अनुसार नियंत्रित करता है। और ईगो चेतन और अवचेतन दोनों स्तरों पर जो है कार्य करता है। उसके बाद है सुपर ईगो, तो यह बच्चों जो है नैतिकता, आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है
और यह हमारे अंदर सामाजिक और नैतिक नियमों को जो है लागू करता है। फिर दूसरा चरण इन्होंने बताया है मनोवैज्ञानिक विकास के चरण इन्होंने बताए हैं। तो फ्रायड के अनुसार बच्चों मनोवैज्ञानिक विकास के जो चरण हैं 5 चरणों में जो है इसको बांटा गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मनोवैज्ञानिक विकास के चरणों का उल्लेख कीजिए फ्रायड के अनुसार, तो यही आपको लिखना है। पहला चरण इन्होंने बच्चों बताया है जो कि मौखिक चरण। ये बच्चों जन्म से 1 वर्ष तक रहता है, जहाँ सुख का स्रोत जो है मुख होता है। उसके बाद है मूल जो कि चरण है, जो कि 1 वर्ष से 3 वर्ष तक रहता है, जहाँ नियंत्रण जो स्वच्छता जो है सीखना होता है। उसके बाद है लैंगिक चरण, जो कि 3 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष तक है, जहाँ बच्चे अपने लिंग के प्रति जो है जागरूक होते हैं। फिर है गुप्त काल, इसमें बच्चों 6 से 12 वर्ष तक इसको रखा गया है, जहाँ यौन इच्छाएं जो है दब जाती है। फिर है यौवन चरण आता है, ये जो है 12 के बाद आता है, ठीक है, 12 वर्ष के बाद, जहाँ यौन इच्छाएं जो है पुनः जो सक्रिय होती है। तो अवचेतन का बच्चों महत्व, तो फ्रायड के अनुसार हमारे व्यवहार और सोच का एक बड़ा हिस्सा है अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। अवचेतन में दबे हुए विचार, इच्छाएं और जो यादें होती हैं, जो हमारे सपनों, भूल चूक और मनोवैज्ञानिक जो विकार है उसको प्रकट करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बच्चों की सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, मानव की मन जटिलताओं को समझने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो अवचेतन मन की संरचना विकासात्मक चरणों पर आधारित है। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिकों, मनोचिकित्सा के क्षेत्र में गहरा जो है प्रभाव डालता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। अब यहाँ से अगला इसमें क्वेश्चन कि मानसिक विकास क्या है, जो कि संवेग के बारे में मैंने आपको बताया ही है। फिर है कि अधिगम जो है स्थानांतरण क्या है, इसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मानसिक विकास क्या है, तो मानसिक विकास बच्चों एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें शैशवावस्था से किशोरावस्था और इसके आगे भी तक जो है बौद्धिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक क्षमताओं का विकास होता है। इसको मानसिक विकास कहते हैं। इसमें बच्चों सोचना, तर्क करना, याद करना भी याद रखना और जो समस्या समाधान, भाषा सीखना और संवेदना जैसी क्षमताएं शामिल इसमें हैं। और यह जो है विकास ज्ञान अर्जित करने, अनुभव के माध्यम से मस्तिष्क की क्रियाओं को परिपक्व करने की जो है प्रक्रिया है। अब यहाँ से अधिगम जो है स्थानांतरण क्या है, इसको भी जल्दी से समझ लीजिए। तो इसका बच्चों अर्थ होता है कि एक परिस्थिति में सीखे गए कौशल या जो अनुभव का दूसरी परिस्थिति में जो है प्रयोग करना, इसी को हम अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। या फिर आप ऐसे कह सकते हो बच्चों कि जब आप कुछ जो है नया सीखते हैं और आपका पुराना अनुभव उसमें जब कोई मदद करता है या फिर कोई बाधा डालता है, तो उसे ही बच्चों अधिगम का हम आंतरण या जो है स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे कि आपने जो है बाइक चलाना सीख लिया, या फिर ऐसे कह सकते हो आपने जो है साइकिल चलाना सीख लिया, तो आपको गाड़ी चलाने में काफ़ी जो कि आपकी हेल्प हो जाती है, ठीक है, मदद करता है, मदद मिलती है आपको। तो यही बच्चों है स्थानांतरण जो है अधिगम जो है कहलाता है। अब यहाँ से अधिगम के बच्चों प्रकार यहाँ से दिए हुए हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो इसका पहला प्रकार जो कि दिया हुआ है सकारात्मक जो है स्थानांतरण। तो जब जो है पूर्व में सीखा गया, मतलब पहले जब कोई सीखा गया कोई कार्य है, ठीक है, और सीखा गया जो है ज्ञान नई चीज को सीखने में सहायता करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि किसी को जो है साइकिल चलाना आता है, तो उसे स्कूटर या मोटरसाइकिल सीखने में आसानी होती है, क्योंकि उसे संतुलन बनाना पहले से ही आता है। तो इसको हम सकारात्मक जो है स्थानांतरण कहेंगे। उसके बाद है जैसे कि और भी इसमें दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे कि गणित का जो है ज्ञान। गणित का ज्ञान बच्चों भौतिक विज्ञान के सवालों को हल करने में मदद करता है, ये सकारात्मक जो है स्थानांतरण है। फिर नकारात्मक स्थानांतरण क्या है, तो जब पहले से सीखा गया ज्ञान नई चीज़ों को सीखने में जब कोई बाधा उत्पन्न करता है, परेशानी उत्पन्न करता है, तो उसको हम नकारात्मक स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि भारत में कार चलाने वाले व्यक्ति, ठीक है, जब कोई उसको अमेरिका में जो है भेजा जाता है, तो क्योंकि भारत में जो कि स्टीयरिंग दूसरी तरफ रहता है, ठीक है, दाईं ओर होता है, अमेरिका में बच्चों स्टीयरिंग जो कि दिशा बच्चों अलग होती है, तो उसको वहाँ पर कठिनाई होती है, ठीक है। अब यहाँ से शून्य स्थानांतरण क्या है, जब पुराने ज्ञान का नए ज्ञान को सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको हम शून्य स्थानांतरण कहते हैं। जैसे कि खाना बनाना सीखने का प्रभाव क्रिकेट खेलने की तकनीकी सीखने पर बिल्कुल नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ से समायोजन का अर्थ बताइए, यह भी मैंने आपको बता दिया था, फिर से देख लीजिए इसकी विशेषता भी। समायोजन का बच्चों
अर्थ है कि किसी व्यक्ति का अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाना, अनुकूलित होना, या जो है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावनाओं, सोच, आचरण को जो है अपने वातावरण, परिस्थितियों या जो है बदलाव के अनुरूप जो है ढालता है, ताकि वह जो है सुखपूर्वक और संतुलित जीवन जो है जी सके। इसी को हम समायोजन कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है? जैसे कि यह जो है सतत और गतिशील प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता कि इसमें जो है व्यक्ति अपने अंदर और बाहरी वातावरण में आवश्यक परिवर्तन जो है करता है। फिर एक समायोजन में व्यक्ति मानसिक शांति, संतुलन और सामाजिक स्वीकार्यता जो है प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए हम कहें तो किसी एक विद्यालय कॉलेज में प्रवेश लेने के बाद छात्र अपनी पढ़ाई की प्रणाली, नए मित्रों, शिक्षकों के साथ जो है तालमेल बिठाता है, तो इसे बच्चों में जो है समायोजन कहा जाता है। तो निष्कर्ष में हम कहें बच्चों तो समायोजन जो है जीवन का अनिवार्य हिस्सा है, जिससे व्यक्ति सामाजिक, मानसिक, भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहता है। इसी को हम समायोजन कहते हैं। अब बच्चों संवेदना क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सेंसेशन क्या है? तो संवेदना का बच्चों अर्थ व्यापक है, जो मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, समान व्यवहार में अलग अलग संदर्भों में इसका उपयोग जो किया जाता है। तो सेंसेशन का मतलब होता है बच्चों अनुभव करना या जो है महसूस करना, इसका मतलब होता है। तो यहाँ से और भी अर्थ इसका दिया हुआ है। साधारण शब्दों में हम कहें तो जब हमारी ज्ञानेंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, तो जब बाहरी वातावरण से किसी जानकारी को ग्रहण करती हैं और उसे जो है अनुभव को संवेदना कहते हैं, और यह जो है ज्ञान प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। तो शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों संवेदना का? इसका अर्थ होता है कि अनुभूति, इसका मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? महसूस करना या फिर अनुभव करना। मतलब जो है दूसरों के दुख या कष्ट को देखकर मन में होने वाली जो सहानुभूति है, जो दया है, ये भी बच्चों संवेदना ही कहलाता है। और भी यहाँ से लिखा हुआ बच्चों फॉर एग्जाम्पल करके, जैसे कि स्पर्श की संवेदना। यदि जो है आपका हाथ अचानक किसी गर्म बर्तन में जो है जो है छू जाए तो तुरंत आपको जो है जलन महसूस होती है, तो यह स्पर्श जो संवेदना है। फिर है श्रवण संवेदना। तो अचानक किसी तेज पटाखे की आवाज़ का कान में पड़ता और जो है चौंक जाना, ये क्या है? श्रवण जो है संवेदना है। फिर है स्वाद की संवेदना, जैसे कि जीभ पर चीनी रखने पर मीठेपन का जो शुरुआती अनुभव होता है, तो ये जो है स्वाद का संवेदना होती है। फिर है भावात्मक संवेदना, जैसे कि किसी गरीब या लाचार व्यक्ति की स्थिति देखकर आपके मन में करुणा या फिर जो दुख का जो भाव जागृत होता है, तो उसे हम मानवीय संवेदना जो है या फिर भावात्मक संवेदना जो कहते हैं। अब यहाँ से बच्चों एक क्वेश्चन और भी है कि प्रत्यक्षीकरण क्या है? एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो प्रत्यक्षीकरण बच्चों कैसी जो है संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम अपनी इंद्रियों, मतलब आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इसके माध्यम से प्राप्त संवेदी सूचनाओं को व्यवस्थित और उसकी व्याख्या करके अपने आसपास के वातावरण को समझते हैं, और यह जो है सामने उस उपस्थित जो है वस्तु का तत्काल बोध या जो है ज्ञान है। और इसको विस्तार से जब समझे तो यहाँ से बच्चों प्रत्यक्ष का अर्थ क्या होता है? जो आंखों के सामने हो, जिसके बारे में हमको जानकारी बोध कराता है। फिर यहाँ से इसकी परिभाषा को कुछ विद्वानों ने लिखा है कि उपस्थिति वस्तुओं के प्रति मानसिक जागरूकता ही प्रत्यक्षीकरण है। सरल शब्दों में हम कहें तो यह इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का संगठन या जो है व्याख्या करने की प्रक्रिया है, जिससे हमें वस्तु और उसके संबंध का ज्ञान होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि वस्तु को जो है पहचानना। जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो ये संवेदना है, तो आपका मस्तिष्क जो है उसे पहचान लेता है कि ये कलम है, फिर कुत्ता है, तो ये सब क्या है? इसको हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ठीक है, मतलब जो है जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो इसको हम संवेदना कहते हैं। जब आपका जो माइंड होता है ये जब देखता है कि कुत्ता है कि कौन सा जानवर है फिर और कोई है, तो ये जो आपका मन जो उसको पहचानता है, तो उसको हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। अब यहाँ से स्मृति क्या है बच्चों? मेमोरी क्या है? एक एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, इसके प्रकारों का भी उल्लेख कीजिए। तो स्मृति मतलब मेमोरी एक बच्चों मानसिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक प्राणी में किसी न किसी मात्रा में अवश्य जो पाई जाती है। वस्तुतः जो है जब व्यक्ति किसी वस्तु, पदार्थ अथवा जो है स्थान को देखता है, तो वह वस्तु, पदार्थ या स्थान की प्रतिमा अथवा चिन्ह उसके मस्तिष्क में जो है बन जाते हैं। जैसे कि व्यक्ति कहीं घूमने जाता है तो कुछ चीज़ें उसको याद रहती हैं बच्चों, तो ये मेमोरी में ही तो कलेक्ट होता है। तो इन्हीं जो है संचित चित्रों या जो है पूर्व समय में सीखी हुई बातों को याद करना ही स्मृति कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। अब यहाँ से बच्चों स्मृति की कुछ परिभाषाओं को समझ लीजिए विभिन्न विद्वानों के माध्यम से। जैसे कि मैडोगल ने लिखा है कि स्मृति का तात्पर्य बच्चों भूतकालीन घटनाओं के अनुभव की कल्पना करना है
एवं जो है पहचान लेना है कि वे अपने ही भूतकालीन अनुभव हैं। उसके बाद है जो कि स्टाउड ने लिखा है कि स्मृति बच्चों एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभव उसी क्रम या जो है ढंग से जागृत होते हैं जैसे कि पहले वे हुए थे। ठीक है, मतलब पुरानी यादों को फिर से जो है उसको आपके मन में आ जाना, याद कर लेना, स्मृति के कारण ही होता है सब। फिर है वुडवर्थ ने लिखा है कि सीखे हुए अनुभव के सीधे उपयोग को स्मृति हम कहते हैं। मतलब सीखा गया जो अनुभव है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप हमारी क्लास देख रहे हैं, तो आप क्लास देख रहे हैं तो मेमोरी के माध्यम से ही तो जाकर आप अपने पेपर में लिखोगे। जैसे कि अब हम वहाँ तो आप क्लास देखोगे नहीं, तो आपने क्लास देखी मेरे, तो जाकर के आप एग्जाम में बैठे जाकर के आप वहाँ से याद कर करके लिख रहे हैं कि ये हमने पढ़ा था, तो इसी को बच्चों हम मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्मृति के प्रकार जब में बनता है तो बच्चों 3 प्रकार की मेमोरी होती हैं। एक होती है संवेदी मेमोरी, दूसरी है अल्पकालीन, तीसरी है दीर्घकालीन। ठीक है, तो यह जो है मस्तिष्क की जानकारी को संग्रह करने और जो उसे पुनः याद करने की प्रक्रिया है। और अल्पकालीन मेमोरी कुछ सेकंड तक जो है चलती है, और दीर्घकालीन जो स्मृति होती है बच्चों जीवन भर के लिए जानकारी जो है रख सकती है। ठीक है, तो संवेदी स्मृति क्या है, मेमोरी क्या है बच्चों, तो यह जो है इंद्रियों जैसे कि आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा इसके माध्यम से जानकारी को बहुत कम समय में कुछ ही सेकंड में जो है के लिए जो है रखती है। जैसे कि किसी दृश्य को जो है तुरंत देखा और जो है भूल जाना, इसको हम संवेदी स्मृति कहते हैं। उसके बाद बच्चों अल्पकालिक जो है जो मेमोरी है, ठीक है, शॉर्ट टर्म जो मेमोरी है, तो यह बच्चों अस्थायी भंडारण है जो जानकारी को लगभग 15 से 30 मिनट तक ही याद रखता है। ठीक है, जैसे कि किसी का फ़ोन नंबर तुरंत याद करना फिर भूल जाना। उसके बाद है दीर्घकालीन जो स्मृति, तो यह जो है जानकारी को लंबे समय मतलब जो दिनों या जो वर्षों तक संग्रहित करता है, जिसमें व्यक्तिगत अनुभव तथा जो है तथ्य इसमें शामिल है। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है कि हैबिट क्या है, आदत किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति के व्यवहार या क्रिया का स्वचालित तरीका जो नियमित अभ्यास के कारण बिना सोचे समझे बार बार दोहराया जाता है, इसी को हम जो आदत कहते हैं। या जो है समय के साथ सीखी गई एक स्थायी प्रवृत्ति है जो हमारे दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है और चेतन मन के बजाय अवचेतन मन के द्वारा जो है नियंत्रित होती है। तो ये था हैबिट की, आदत की परिभाषा। अब आदत के प्रकार क्या हैं बच्चों, ये भी समझ लीजिए। तो आदत को मुख्य रूप से बच्चों 2 भागों में इसको बांटा गया है, 2 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहली इसकी है आदत जो कि अच्छी आदत, ये जो है सकारात्मक व्यवहार है जो जीवन को स्वस्थ, उत्पादक, अनुशासित बनाता है। जैसे कि सुबह जल्दी उठना, नियमित व्यायाम करना, समय पर जो है काम पूरा करना, ये सकारात्मक जो है आदत होती है, मतलब इसको हम अच्छी जो आदत कहते हैं। फिर है बुरी आदत, ये बच्चों नकारात्मक व्यवहार है जो शारीरिक और जो है मानसिक रूप से हानिकारक हो सकते हैं। जैसे कि धूम्रपान करना, ठीक है, नाखूनों को चबाना, बात बात पर जो है चिल्लाना, बहुत अधिक जो है समय पर सोशल मीडिया पर बिताना, ये सब क्या है, बुरी आदतें हैं। अगला भी बच्चों क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो सामाजिक विकास एक जो कि जटिल प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से परिवार, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, साथियों, शिक्षा, विद्यालय माहौल से जो प्रभावित होता है। और परिवार जो है बच्चे के पहले जो कि सामाजिक गुरु होते हैं, और जबकि जो है आस पड़ोस जो होता है, जो संस्कृति, जो मीडिया होती है, ये भी जो है व्यवहार, नैतिक मूल्यों, बातचीत के तरीकों को जो आकार देते हैं। या जो है विकास व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं से आकार जो है लेता है। अब यहाँ से इसके प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो कि सामाजिक विकास को, जैसे कि परिवार, तो यह जो है सामाजिक विकास की पहली और जो है सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। माता पिता का व्यवहार कैसा है तो बच्चे को प्रभावित करेगा, स्नेह कैसा है, अनुशासन कैसा है, पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए बच्चों तो बच्चे को प्रभावित करता है। जैसे घर के माहौल रहेगा वैसा ही बच्चा बनेगा। फिर है कि विद्यालय और जो शिक्षा, तो विद्यालय का वातावरण कैसा है, जैसे कि जहाँ पर जो कि बच्चे को भेजा गया है सीखने के लिए, शिक्षकों का व्यवहार कैसा है, शिक्षा की गुणवत्ता कैसी है, तो ये भी जो है जो कि व्यक्तित्व विकास में कह सकते हो इसको प्रभावित करता है। फिर है सहपाठी और जो मित्र, मतलब जो विद्यार्थी, जो आपका लड़का है उसको आपने पढ़ने भेजा तो उसके मित्र कैसे हैं, अच्छे मित्र होंगे तब तो अच्छा बनेगा, गंदे मित्र होंगे, बुरी आदत वाले मित्र होंगे तो उसको दारू शराब सब पीना जो है सिखा देंगे। उसके बाद है संस्कृत और जो है सामाजिक मानदंड, तो ये जो समाज की जो परंपराएं हैं, जो मान्यताएं हैं, जो रीति रिवाज है, ये तय करते हैं कि कैसा जो है व्यवहार उचित है और कैसा जो अनुचित है, ये हमारी कल्चर हमको सिखाती है। फिर है आस पड़ोस, मतलब जो आस पड़ोस का माहौल बच्चों
बच्चों को घर से बाहर लोगों से बातचीत करने, समन्वय बिठाने में जो कि यह अवसर जो है देता है। उसके बाद है मीडिया और जो है तकनीकी। तो टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर बच्चों के ज्ञान और व्यवहार पर व्यापक प्रभाव जो है पड़ता है। उसके बाद है आर्थिक जो है स्थिति, जैसे कि परिवार की स्थिति, आर्थिक जो है रहन सहन, शिक्षा के स्तरों तक पहुँच भी सामाजिक जो विकास है उसको प्रभावित करता है। ठीक है, मतलब परिवार की स्थिति कैसी है, रहन सहन कैसा है। फिर है शारीरिक और जो है मानसिक स्वास्थ्य। तो बच्चे कहते हैं स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तब भी, अच्छा स्वास्थ्य होगा तब अच्छे रिएक्ट करेगा, खराब होगा तो खराब तरह से रिएक्ट करेगा। तो इन सभी कारकों से बच्चों जो है, एक बच्चे का जो है सामाजिक विकास जो है प्रभावित होता है। अब यहाँ से अवधान क्या है इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, अटेंशन। तो अवधान बच्चों वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन को किसी विशेष वस्तु, विषय या क्रिया पर केंद्रित करता है और अन्य वस्तुओं से जो है हटा देता है। मतलब जो है अवधान का मतलब होता है बच्चों की कोई बच्चा या फिर कोई स्टूडेंट जब अपने मन को एक ही चीज में केंद्रित करता है, अन्य चीजों से मन अपना हटा देता है, उसको हम अवधान कहते हैं। यहाँ से विभिन्न विद्वानों ने इसकी परिभाषा को स्पष्ट किया, जैसे कि जेम्स ने लिखा है कि अवधान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी वस्तु, विचार पर अपने मन को केंद्रित करते हैं। दूसरी परिभाषा मैडुगल ने लिखा है कि अवधान वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति अपने मन को किसी विशेष वस्तु या क्रिया की ओर जो आकर्षित करता है, इसी को हम अवधान कहते हैं। अगली परिभाषा विलियम्स जो कि जेम्स ने लिखा है कि अवधान एक मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति अपने मन को किसी वस्तु पर केंद्रित करता है और अन्य वस्तुओं को जो है नज़रअंदाज करता है। मतलब एक ही वस्तु पर ध्यान अपना केंद्रित करता है, उसी को हम अवधान कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है बच्चों, जैसे कि चयनात्मकता, मतलब जो अवधान किसी विशेष वस्तु या विषय पर जो है केंद्रित होता है। फिर है सततता, मतलब जो अवधान कुछ समय तक स्थिर रहता है। फिर है गतिशीलता, अवधान का स्थान बदल सकता है। फिर है सामर्थ्य, मतलब जो अवधान की क्षमता सीमित होती है। फिर है अगला इसमें कि अवधान का विषय व्यक्ति की रुचि, आवश्यकता से जो है जुड़ा होता है। अब बच्चों किशोरावस्था क्या है, इसकी विशेषता बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो किशोरावस्था जीवन के एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल को जो है दर्शाती है जिसमें बच्चा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक रूप से जो है विभिन्न परिवर्तनों का अनुभव करता है। इसकी प्रमुख जो है विशेषताएं निम्नलिखित है, जैसे कि शारीरिक जो है विकास। तो किशोरों में तीव्र शारीरिक जो है वृद्धि होती है जिसे स्पर्ट जो है कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चों मांसपेशियां, हड्डियां, ऊंचाई में जो है वृद्धि होती है इस अवस्था में। फिर है यौन अंगों का विकास होता है, द्वितीय लिंग गुणों का विकास जैसे कि दाढ़ी, मूछें, आना, स्तनों का विकास आदि इसमें जो है होने लगता है। फिर है मानसिक विकास, जैसे कि कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति और जो है विवेचनात्मक सोच का जो है विकास होता है इसमें, और आत्मचेतना और जो है व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया जो है इसमें तीव्र होती है, तेज होती है। स्वयं की पहचान, मान्यताओं, आदर्श के प्रति जो है जागरूकता इसमें बढ़ती है। फिर है भावनात्मक परिवर्तन में हम बात करें तो भावनात्मक जो है वृद्धि एक अस्थिर हो जाती है जिससे जो है चिड़चिड़ापन, क्रोध, निराशा जैसे अनुभव जो होते हैं, और आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, साहसिकता में वृद्धि भी जो होती है इसमें। उसके बाद है सामाजिक परिवर्तन। तो मित्रों जो है सहपाठियों के संबंध इसमें महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं, जो किशोर होते हैं, अपने परिवार से अधिक जो स्वतंत्रता चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं। सामाजिक मूल परंपराओं के प्रति जो है सोच विकसित इसमें होती है। फिर है नैतिक और जो बौद्धिक विकास। तो तर्क एवं विवेचना के द्वारा नैतिक निर्णय लेना ये सीखते हैं। अध्ययन, कैरियर, भविष्य के प्रति जो उत्सुकता भी जो है इसमें बढ़ती है। तो कुल मिलाकर बच्चों किशोरावस्था तीव्र शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावात्मक विकास का काल है जो भविष्य की दिशा जो तय करती है। तो ये बच्चों किशोरावस्था के बारे में मैंने आपको बताया, इसकी विशेषता क्या है। ये भी क्वेश्चन बच्चों 100% आपकी जब बनेगा MGQP वगैरह में, पिछले साल ही पूछा गया था। ठीक है, तो यही हमारी पूरी क्लास थी जो कि 1 शॉट की क्लास हमारी 1 घंटे प्लस की है, लेकिन हम प्रॉपर रिसर्च पर कराए हैं क्लास। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर आपका इसी से आपका कवर हो जाएगा। अन्य जितनी भी क्लासें और भी सब्जेक्ट की मैंने ऑलरेडी करा रखी हैं, आप जाकर के 1 शॉट की क्लास के माध्यम से अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।